गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर। आज हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस रचना के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दव का दाधा हो कुपल लेई, जिभ का दाधा न पालह लवई। तो दव का दाधा हो कुपल लेई, जिभ का दाधा न पालह लवई। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाल रासो। तो ये जो है परमाल रासो के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रचार आंदोलन में योगदान करने वाली पहली संस्थान का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी प्रचार आंदोलन में योगदान करने वाली पहली संस्था का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फोर्ट विलियम कॉलेज 1880। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर रस चाहे पर किया तजे, आपू गुण गोत। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये एक वाक्य पंक्तियाँ जो हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो पर रस चाहे पर किया तजे, आपू गुण गोत। तो इस पंक्ति के लेखक हैं देवकवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रदास की भक्ति भाव किस प्रकार की मानी जाती है? तो अग्रदास की भक्ति भाव किस भाव की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माधुर्य भाव। तो अग्रदास जो हैं ये माधुर्य भाव के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का पुनः प्रकाशन किसने करवाया था? कब कराया गया था? तो शिव सिंह सरोज का पुनः प्रकाशन कब करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1883 में। तो 1883 में शिव सिंह सरोज का पुनः प्रकाशन करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठापित किया है? तो जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठापित किया है या प्रतिष्ठित किया है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर किसने पुकारा है? तो मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर किसने पुकारा है? किस विद्वान ने या किस आलोचक ने कहा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि शेखर किस कवि को कहा जाता है? तो कवि शेखर जो है ये किस कवि को कहा जाता है या किस कवि का उपनाम या उपाधि है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन। दशावतार चरित के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो दशावतार चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परशुराम देव। तो परशुराम देव जो है ये दशावतार चरित के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित लिखने वाले प्रथम प्रयास किसने किया था? तो 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था? कौन से इतिहासकार या कौन से आलोचक ने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह सेंगर ने। तो शिव सिंह सेंगर ने 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित लिखने का प्रथम प्रयास किया था।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मत का विकास किससे माना जाता है? तो संत मत का विकास किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ पंथ से। तो नाथ पंथ से संत मत का विकास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के किस कवि को कालिका सर्वज्ञ कहते हैं? तो अपभ्रंश के किस कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र, हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था से किसने मानी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था से किसने मानी है? वो कौन से आलोचक या कौन से इतिहासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण किसमें किया गया है? तो किस उपन्यास में जो है शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगभूमि। तो रंगभूमि उपन्यास में शासक वर्ग, अंग्रेज सरकार के अत्याचार का चित्रण किया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये कहानी है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उसने कहा था, और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी हथेली किसकी कहानी मानी जाती है? तो तीसरी हथेली जो है ये किसकी कहानी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजी सेठ, राजी सेठ। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि तीसरी हथेली ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा कहने वाले कथकड़ कथा की शुरुआत किसी विशेष शैली में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो लोक कथा कहने वाले कथकड़ कथा की शुरुआत किसी विशेष शैली में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसका स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद से कल्पना पत्रिका जो है ये प्रकाशित होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टहनियों पर धूप कहानी किसकी मानी जाती है? तो टहनियों पर धूप कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मेहरुनिशा परवेज। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि टहनियों पर धूप ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यासकार को काशिकेय उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपन्यासकार को काशिकेय उपनाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद। तो शिव प्रसाद को काशिकेय उपनाम से जाना जाता है। आलोचकों ने अज्ञेय को किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर आलोचना की है? तो फिर से पढ़ते हैं। आलोचकों ने अज्ञेय के किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर आलोचना की है? तो वो कौन सी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास को जो है
आलोचकों ने प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर आलोचना की है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यासकार को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि प्राप्त है? तो किस उपन्यासकार को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है, वो कौन से उपन्यासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन लाल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव मताब्द भास्कर के रचयिता कौन थे? तो वैष्णव मताब्द भास्कर के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम जो प्रकाशित हुई थी 1976 में, उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सर्वनाम उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सनैया लाल। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर्वनाम जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आता है और इसका समय है 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित हुई थे या इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 खंडों में प्रकाशित हुई है निराला की साहित्य साधना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यासकार के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा जाता है? तो किस उपन्यासकार के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृतलाल नागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसूरी के फाग हिंदी भाषा की किस बोली से संबंधित है? तो इसूरी के फाग हिंदी भाषा की किस बोली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुंदेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वास्तव में हिंदी काव्य के चंद्र और सूर्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास और सूरदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि ये पंक्ति जो है इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अब तक जो कही नहीं। ये पंक्ति किसकी है? तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अब तक जो कही नहीं। तो इस पंक्ति के लेखक हैं निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीय प्रेमाख्यानों की आधारभूमि को क्या कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीय प्रेमाख्यानों की आधारभूमि को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इप्टा की स्थापना कब हुई थी? इप्टा का अर्थ है जन नाट्य संघ। तो जन नाट्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में। 1939 में इप्टा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंतवादी साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। तो ये पंक्ति या ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंतवादी साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। तो इस कथन के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामलाल नामक उपन्यास
के उपन्यासकार कौन है? तो रामलाल नामक उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मन्नन द्विवेदी। मन्नन द्विवेदी रामलाल उपन्यास के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन राजस्थानी गद्य की विधा बालाबोध क्या है? तो रीतिकालीन राजस्थानी गद्य की विधा बालाबोध क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कथात्मक व्याख्या ग्रंथ। तो ये जो है कथात्मक व्याख्या ग्रंथ के अंतर्गत आता है बालाबोध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब पतन श्याम सुंदर द्वारा रचित उपन्यास है, तो कश्मीर पतन किसका है? तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि पंजाब पतन इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं श्याम सुंदर और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो कश्मीर पतन इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जयराम दास गुप्त। जयराम दास गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी में पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु। भारतेंदु ने किया था। गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? तो गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो सूफी दर्शन, सूफी सिद्धांत जो है ये किस दर्शन पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तसव्वुफ। तसव्वुफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तो ये कथन किसका है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये पंक्ति किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र इसके लेखक हैं, इस पंक्ति के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सौ आवत यह देश। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सौ आवत यह देश। तो इस पंक्ति के लेखक हैं रहीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन हुसैन द्वारा प्रवर्तित हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो अलाउद्दीन हुसैन द्वारा प्रवर्तित हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला संप्रदाय का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यपीर संप्रदाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतावली को तुलसी की प्रथम रचना किसने मानी है? तो गीतावली को तुलसीदास की प्रथम रचना किसने मानी है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वेणी माधव दास। तो वेणी माधव दास ने गीतावली को तुलसी की प्रथम रचना मानी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पहले पुकार जाता था, तो उर्दू जो है पहले किस नाम से पुकारा जाता था? उसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रेख्ता। तो उर्दू को पहले रेख्ता कहा जाता था
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो हैं ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदवी। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जरासंध वध महाकाव्य किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जरासंध वध महाकाव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जरासंध वध ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा जो है वो समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिंदूर की होली। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा, ये किस रचना की पंक्ति है? तो संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा, तो ये जो रचना है ये पंक्ति किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गद्य काल। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि गद्य का विकास जो है ये आधुनिक काल में हुआ था। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में सिर्फ पद्य की रचना होती थी, परंतु गद्य का विकास जो है वो आधुनिक काल में हुआ था। और ऊपर से द्विवेदी युग, हिंदी साहित्य का जो द्विवेदी युग है उसने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था हिंदी साहित्य में गद्य के विकास के लिए। तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हशमत के रचयिता का नाम क्या है? तो हम हशमत के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले आता है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी।
तो पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो ये जो है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यमों में क्या प्रयोग होता है? तो संचार माध्यमों में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी का शासकीय रूप। तो संचार माध्यमों में हिंदी का शासकीय रूप जो है वो प्रयोग होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो वैराग्य संदीपनी के लेखक हैं तुलसीदास, तो ये आपका सही उत्तर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि ये किसने कहा है? किस विद्वान ने या किस कवि ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाभादास। तो नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा में पद्य के स्थान पर गद्य का आरंभ किसने किया था या करने वाले संत कौन थे? तो फिर से पढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा में पद्य के स्थान पर गद्य का आरंभ करने वाले संत कौन थे? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बासवेश्वर। तो बासवेश्वर ने ये किया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि किसे दी है? तो राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि किसे दी है? किस कवि को दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुखदेव। तो सुखदेव को ये उपाधि प्राप्त है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नायिका भेद का विश्वकोश कौन सा माना जाता है या कौन सी रचना मानी जाती है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नायिका भेद का विश्वकोश कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनश्याम। तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा को बखानो छत्रसाल को ये किसने कहा है या किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। ये एक वाक्य पंक्तियाँ जो हैं इसको आप नोट कर लीजिए। तो शिवा को बखानो छत्रसाल के, तो इसके लेखक हैं भूषण। भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल शतक, शिवा बाबनी, बहुत सारे प्रसिद्ध काव्यों की रचना की है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतिराम ने फूल मंजरी किस आश्रयदाता को समर्पित किया है? तो मतिराम ने फूल मंजरी किस आश्रयदाता को समर्पित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जहांगीर। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, ये किसकी मान्यता है? तो सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, ये किसकी मान्यता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना था कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग पहले किस पुस्तक में हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेम सागर। तो प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का
उपयोग हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लल्लू लाल। तो यहां से भी प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगभूमि। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि चौगाने हस्ती किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आता है। और चौगाने हस्ती को जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो ये सबसे पहले उर्दू में लिखा गया था। और रंगभूमि उपन्यास का उर्दू नाम क्या है? तो वो है चौगाने हस्ती। तो कई प्रश्न जो हैं वो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, या हम यहाँ से कई प्रश्न जो हैं यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर के क्लास कराऊं, जिसमें हम पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और भी जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।